वेलकम डे एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे BESE 134 पार्ट 1 अभ्यास के एक क्षेत्र के रूप में शिक्षा। शिक्षा तथा समाजशास्त्र। शिक्षा समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा समकालीन समय में बिना किसी शिक्षा प्रणाली के समाज की कल्पना करना काफी कठिन है। जैसे कि पहले चर्चा की गई है, शिक्षा न केवल ज्ञान की सुविधा या हस्तांतरण के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, यह सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अभिकर्ता के रूप में भी काम करती है। कुछ निश्चित प्रकार के विश्वासों, कौशल तथा दृष्टिकोणों को विकसित कर और पोषित करती है। इसलिए समाज के एक भाग के रूप में शिक्षा स्वयं को समाज के सामाजिक राजनीतिक सिद्धांतों से अलग नहीं कर सकती है। विभिन्न समाजशास्त्रों ने समाज संबंधित अपने विचारों के आधार पर शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण किया है तथा किसी प्रकार यह भविष्य के नागरिकों का प्रतिरूप तैयार करता है। शिक्षा और सामाजिक राजनीतिक विचारों के इस अंत संबंध के परिणाम स्वरूप शिक्षा का समाजशास्त्र क्षेत्र का उदय हुआ है। एक क्षेत्र के रूप में यह समाज के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संदर्भ और समाज की छिपी हुई कार्य वाली एजेंडों विश्वास विश्वासों और उद्देश्यों से संबंधित शिक्षक अभ्यासों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। दुखमी जैसे प्रकारवादी का मानना है था कि विद्यालय समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है और शिक्षा का कार्य समाज को साझा सामाजिक मूल्य को युवाओं के मन में छापना है। दुमुखिया के उद्देश्य यह है कि समाज तभी जीवित रह सकता है जब उसके सदस्य में परिवर्तन मात्रा में एक रूपता हो। शिक्षा बच्चों के मस्तिष्क के प्रभाव से ही सामाजिक जीवन की आवश्यकता समानताओं को तय करने करके इसी एक रूपता को स्थिर बनाए रखती है और उन्मूलित करती है। दुमुखीय के विचार से स्पष्ट है कि समाज के बारे में उनके विचारों ने शिक्षित प्रणाली और उसकी कार्य प्रणाली तथा उनके सभ्य को प्रभावित किया। दुष्मुखी की तरह विभिन्न समाजशास्त्र भी समाज की सामाजिक कार्य प्रणाली जाति वर्ग लिंग क्षेत्र प्रजातियों आदि के बारे में अध्ययन किया है। समाज के अभियन के रूप में शिक्षा हमें हमेशा विश्लेषण का केंद्र बना जाती है। शिक्षा और मनोवैज्ञानिक। आइए अब मनोवैज्ञानिक और शिक्षा इस मध्यम संबंधों को समझते हैं। क्रो एवं क्रो के लिए मनोविज्ञानी को मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। स्किनर ने इस व्यवहार और अनुभव व विज्ञान कहा है। व्यवहार और अनुभव मनोवैज्ञानिक के रूप के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। मानव विज्ञान के मूल सिद्धांत हमें शिक्षार्थियों और शिक्षकों के व्यवहार को समझने में सहायता करते हैं तथा यह भी शिक्षकों सीखने में सहायता करते हैं कि विद्यार्थियों के माध्यम सीखने का अधिकतम केस किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के माध्यम इस संबंध ने शिक्षा का मनोवैज्ञानिक शाखा की उत्पत्ति है की है। यह विश्लेषण क्षेत्र शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नीतियाँ से संबंधित है, अर्थात शिक्षा के बारे में शिक्षार्थियों के वर्गणीय विकास तथा वृद्धि का अध्ययन। यह शाखा मनोविज्ञान सिद्धांत और शैक्षिक विधियों का संश्लेषण है। संज्ञानात्मक विकास सीखना व्यवहारवाद के सिद्धांतों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ मनोवैज्ञानिक ने शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया है ताकि यह जानना जा सके कि शिक्षार्थियों की संभवतः क्षमता की अधिकतम प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों
को किस प्रकार का सीखने का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत या विकास को कैसे प्रत्येक किया जाना चाहिए, यह भी शिक्षक के क्षेत्र में शिक्षा मनोवैज्ञानिक के योगदान एक में से एक है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से हम कक्षा में सीखने के अवसरों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और विद्यार्थियों के लिए स्वायत्त प्रकार की शिक्षा विकसित करने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक प्रावधान प्रावधान तथा नीति निर्माण। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान है प्रपत्र है जो राष्ट्रीय को प्रस्तावना से निहित पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, जो एक स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर निर्भर निर्भर राष्ट्र के मूल्य आकांक्षाओं और आदर्शों को दर्शाता है। संविधान कानून और नीति निर्माणों का भी स्रोत है। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में लेख और खंड हैं, जिनका शिक्षा पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव है, जो शिक्षा के महत्वपूर्ण पर प्रकाश डालते हैं। शिक्षा समाज का एक प्रमुख स्तंभ है। यह देश को आगे बढ़ाने और देश के कल्याणों व विकासों के भाग लेने के लिए अपने भावी नागरिकों को तैयार करने में सहायता करती है। शिक्षा हमेशा किसी भी सरकार के लिए ध्यान को केंद्रित रही है, क्योंकि शिक्षा का अध्ययन उद्देश्य अपनी नीतियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य अथवा दृष्टिकोणों को पूरा करना है। शिक्षक में नीति संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप समय के साथ विकसित होती है और शिक्षा संविधान के प्रावधान दायित्व को पूरा करने का एक साधन बनी जाती है। उदाहरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह नीति निर्माणों और शिक्षावादियों का उत्तरदायित्व बना जाता है कि वे एक ऐसी नीति विकास करें जिसका उद्देश्य इसी प्रावधान का पूरा करना है, ताकि कोई बच्चा पीछे ना छूटे। जैसे कि देखा जा सकता है कि इसी तरह के सुझाव को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थान भी मिला है, जिसमें सभी सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देने की बात करता है, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे और विद्यालय छोड़ने की दर कम से कम हो। फिर भी केवल उन उपयोगों को सुझाव देने और नीतियों के ऊपर दृष्टि विजय प्रदान करना पर्यटन नहीं है। सरकारों के लक्ष्य को साकार करने के लिए सचेत प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई परिवर्तित किया गया। वर्तमान अधिनियम की जड़ें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में है, लेकिन अधिक अधिक विशेष रूप से संवैधानिक संशोधन, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A सम्मिलित है, वह शिक्षित को मौलिक अधिकारों का आधार बनाता है। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। शिक्षा का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता प्रभावी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का उसका अधिकार है। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के मुख्य बिंदु 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में समा, समाज के दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के
कम से कम 25% बच्चों को यदि चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश देना होगा। इन बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार पैसे देगी। कोई विद्यार्थी किसी बच्चे को प्रवेश देते समय कोई दान या प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लेगा। किसी बच्चे को शारीरिक दंड अथवा मानसिक उत्पीड़ना नहीं दी जाएगी। 8वीं कक्षा तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों को एक बार प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह एक निश्चित छात्र शिक्षा अनुपात 30.1 की भाग मांग करती है। प्रत्येक शिक्षकों को अधिनियम के लागू होने के दिनांक के 5 साल के भीतर शिक्षणों में परिवर्तन व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करनी होगी। ये बोल रही हैं। पाठ्यचर्या निर्माण मूलभूत नींवें दार्शनिक समाजशास्त्रों और मनोवैज्ञानिक ये नींव पाठ्यचर्या विकासकर्ताओं के मानसिकताओं को आकार देकर पाठ्यचर्या डिजाइन करने की संपूर्ण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती हैं। ये बुनियादी नींव पाठ्यक्रम की सामग्री और संगठन को रेखांकित करती है। पाठ्यक्रम नियोजन विषय वस्तु चयन क्रियाकलापों के चयन करने के मानदंड विधियों और शिक्षकों अधिनियम संसाधनों के निर्माण पाठ्यचर्या की नींव से प्रभावित होते हैं। दार्शनिक नींव शिक्षा में प्राकृतिक और मूल्य प्रणाली का मार्गदर्शन करती है। सामाजिक नींव सामाजिक परिवेश समाज और संस्कृति से संबंधित पाठ्यचर्याओं को प्रभावित करती है। मानव विज्ञान नींव शिक्षार्थी और उनके सीखने के तरीकों पर बल देती है। बाकी देख लेना। एक बार भी देख लेना। समकालीन शिक्षा प्रणाली में शोध की चुनौती। शिक्षा के क्षेत्र में शोध करना चाह चाहे वह सूक्ष्म स्तर पर हो अथवा वृद्ध स्तर पर हो, कुछ चुनौतियाँ होती हैं जिनका अनुसंधान करते समय शोधकर्ताओं को सामना करना पड़ता है। ऐसी चुनौतियों पर निर्णय कर पाना हमेशा शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य बना रहता है तथा ये चुनौती शोधकर्ताओं को अधिक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण कार्य बना रहता है तथा ये चुनौतियों शोधकर्ताओं को अधिक व्यवस्थित और संगठित विधि से शोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाकी देख लेना।